नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आज की इस महत्वपूर्ण हेल्थ चर्चा में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस हेल्थ चर्चा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो हर एक व्यक्ति को जानना बेहद ज़रूरी है। क्या है वो विषय? वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। हमारा शरीर, हमारी बॉडी में जो हम विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है दवाइयों का हमारे शरीर पर? क्या ये लाभदायक होती हैं? क्या ये ज़हर होती है हमारी बॉडी के लिए? जैसा कि डॉक्टर बीआरसी सर बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सरल भाषा में जानने का प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब के उन दावों के बारे में भी कि क्या सच में दवाइयाँ बीमारियों को ठीक करने की बजाय बढ़ाती हैं? उसके अलावा हमारे बॉडी में जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रोल प्ले करता है, उसको भी सरल भाषा में समझेंगे। लेकिन इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हैं, मिस्टर सिद्धांत राजपूत। अब इनको आपने डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर के साथ भी कई बार देखा होगा, कई सारे इन्होंने भी इंटरव्यू लिए हैं। उसके अलावा आजकल अभी ये डॉक्टर तरुण कोठारी सर या बाकी का अन्य जो क्रांतिकारी लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसमें भी इनकी काफी बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो दिल्ली में आंदोलन में इन्होंने भाग लेना हो या हाल फिलहाल में भी जयपुर गए थे। तो सबसे पहले तो सिद्धांत जी आपका स्वागत है और बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत बढ़िया सुंदर कार्य कर रहे हैं, लोगों को हेल्थ एजुकेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो क्रांतिकारी लोगों के साथ मिलकर के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई और स्वागत है आपका सिद्धांत जी चैनल में आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो चलिए सिद्धांत जी, मेरे ख्याल से अभी मैं शुरू करता हूं अपनी चर्चा को। बाकी के जो दर्शक हैं उनको मैं बता देता हूं, टॉपिक तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा जो सिद्धांत जी है वो चूंकि एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर बीआरसी सर की कई सारे कोर्स भी इन्होंने किए हैं, तो डॉक्टर बीआरसी सर के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कुछ कंसल्टेशन भी चाहिए होगी तो ये ऑनलाइन करते हैं। इनका नंबर मैं बाद में भी दिखा दूंगा, फिलहाल में भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है। चाहें तो इनसे बाद में वीडियो के बाद व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके कंसल्टेशन कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो के माध्यम से तो खैर जो बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके बाद भी आपको कुछ कंफ्यूजन डाउट रहेगा तो आप व्यक्तिगत रूप से आप इनके कंफ्यूजन निकालिए। और इस वीडियो का उद्देश्य हमारा ये है कि इसके बाद जो खासकर ये पैरासिटामोल टाइप की जो टैबलेट आजकल बिना सोचे समझे आप लोग खा लेते हैं, आज के बाद किसी दवाई को आप हाथ ना लगाएं, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानकारी आज देने का प्रयास करेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं सिद्धांत भाई, अभी मैं आऊंगा इस मेन क्वेश्चन पर, उससे पहले डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी सर के साथ मैंने आपको भी देखा है और वो जो प्रोटोकॉल्स वगैरह मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, काफी गहन अध्ययन आपने किए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप डॉक्टर साहब को फॉलो करते हैं और उनके प्रोटोकॉल से आपने मरीजों को भी ठीक किया है। जुड़े कैसे थे आप डॉक्टर बीआरसी सर के जो प्रोटोकॉल है, उनका जो ज्ञान है, आपको कब लगा कि हाँ ये बड़ा सर्वश्रेष्ठ है? और फिर शुरुआत कैसे हुई आपकी? जरा शुरुआत थोड़ा सा मुझे जरूर बताएं सिद्धांत भाई पहले। देखिए, हुआ क्या था कि मैं कुछ साल पहले जब मैं छोटा था, 14-15 साल का, तो मुझे फीवर हुआ था। जी। तो डॉक्टर ने उसका डायग्नोस किया, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके फीवर है, तो डायग्नोस किया तो ना टाइफाइड आया, ना डेंगू आया, ना कोई सी बीमारी आई। बट क्या जी। हो रहा था कि फीवर उतर नहीं रहा था वो फीवर। तो कई महीने तक चलता रहा, ये मेडिसिन चलती ही लगातार। तो उस टाइम पर मैं जी। छोटा था, तो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं डॉक्टर के पास ही जाता रहा था उस टाइम पे। बट हम्म। एक टाइम ऐसा आया, फिर डॉक्टर ने दोबारा से डायग्नोस किया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि इसको तो बहुत तगड़ा टाइफाइड है। तो जी। वहाँ पर भी डॉक्टर ने 3 मंथ्स के लिए मेडिसिन चलाई और जी। फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ। तो जब हम्म। एंड आया कि सालों हो गए मुझे मेडिसिन खाते-खाते और मैं ठीक नहीं हो रहा था, तो मेरे मन में सवाल उठने लगे कि ये दवाई मैं खा तो रहा हूँ, तो इससे होगा क्या? तो जब मेरे हम्म। मन में सवाल उठे, मैंने देखा कि यार इससे तो अगर ठीक होना होता तो 2 साल कैसे निकल गए ठीक होते-होते, इसको सही बात है। खाते-खाते मैं ठीक नहीं हुआ। तो मेरा जो माइंड था वो थोड़ा लॉजिकल था, तो मैंने समझ लिया कि यार ये जो मैं खा रहा हूँ ना, तो क्योंकि डॉक्टर्स कुछ अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सब डॉक्टर बुरे हैं, अच्छे हैं, बट कुछ डॉक्टर ने मुझे बताया कि जब ज़्यादा दवाई खाते हैं हम, तो उससे हमारी किडनी भी फेल हो सकती है, तो ये डर था मेरे मन में एक। तो मैंने इसी डर जी। को देखते हुए मैंने कहा यार अब चाहे बीमार पड़ गया ठीक रहूँ, अब दवाई नहीं खाऊँगा। बट उस टाइम पर मैं ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने देखा कि एक डॉक्टर है जो बोल रहे हैं कि मेडिसिन वाले जो बता रहे हैं इतनी गहराई से, मैंने कहा ये कौन है जो ऐसे बता रहे हैं, तो और क्योंकि वो लागू जी। भी हो रहा था मुझ पर, मैंने कहा ये तो लागू हो रहा है मुझ खुद ही पर और डॉक्टर बता भी रहे हैं, तो वहाँ से मैंने डॉक्टर बीआरसी का मैं फैन हो गया और मैंने उनसे जुड़ा, उनसे कोर्स किए, क्योंकि उन्होंने इतने सफाई से ये बताया है कि किस तरह से दवाई नुकसान करती है, क्योंकि दवाई का कोई रोल ही नहीं है आपकी बीमारी से।
आपकी जो बीमारी है ना, उससे दवाई का कोई मतलब ही नहीं है, दवाई का उसमें कोई रोल ही नहीं है, सच्चाई ये है। और आप दवाई मेडिसिन खाते हैं उस दवाई उस बीमारी के लिए, जब उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो इस तरह से मैं जुड़ा उनसे, क्योंकि मैं पहले खुद इस कंडीशन में था। तो जब बीआरसी मेरे कांटेक्ट में आए, तो मैंने देखा कि यार ये तो कुछ बता रहे हैं, कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। तो उस दिन से मैं उनका फैन हो गया, और आज भी मैं उनका फैन हूँ और हमेशा रहूंगा। अच्छा अच्छा सिद्धांत भाई, एक आम आदमी की देखिए विचार दिमाग में एक बात जरूर आती है, जब खासकर ऐसा अभी आप भी बोल रहे हैं कि दवाइयों का एक्चुअल में बीमारियों से कोई मतलब ही नहीं है, ये बीमारियों को ठीक नहीं करती हैं। लेकिन जैसे कि अब किसी के सर में दर्द हुआ, किसी ने भी पेन किलर खाई, उसका सर दर्द ठीक हो गया। बुखार किसी को चढ़ता है, उसने पैरासिटामोल ली, उसका बुखार ठीक हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें एक आम आदमी के दिमाग में ये रहती है कि हाँ, इसका मतलब दवाई से भी ठीक तो हो रहे हैं ना। तो अब ऐसा क्या छुपा हुआ सच है जो आम आदमी को नहीं पता है, और आप कह रहे हैं कि ये जो पैरासिटामोल है या बाकी की जो मेडिसिन हैं, पेन किलर है, ये हमारी बॉडी में कोई बीमारी को ठीक नहीं करती। इसको थोड़ा सरल भाषा में समझाएं, किस तरह से ये गलत है जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। जैसे कि जो लोग हैं, वो जिनके बुखार चढ़ता है तो वो पैरासिटामोल लेते हैं, वो ठीक भी हो जाता है, ये सच है कि जी। उस वक्त ठीक हो जाता है ना। लेकिन जो जैसे कि जब आप कुछ मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, उस वक्त हम्म। आप अगर कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ गहराई से कुछ सोच भी रहे हैं, जो आप खाना खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, ये कुदरत का काम है, नेचर का काम है। तो बॉडी उस काम को डाइजेस्ट करेगी, बॉडी उसको अच्छे से कर लेगी। अगर आप सोचे ना उस वक्त, कुछ बातें ना करें, कुछ सोचे ना, तो बॉडी क्या करेगी, उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएगी। और उस वक्त आप बीच में सोचे जा रहे हैं, टेंशन नहीं जा रहे, तो वो नहीं कर पाएगी। तो यही तरह से जब आपके बुखार चढ़ रहा है बॉडी में, तो बॉडी अपना काम जी। कर रही है, बॉडी उसको वायरस को बढ़ ना पाए, क्योंकि जो वायरस है वो हीट में रह नहीं सकता। तो बॉडी हम्म। अपने आप को हीट फीवर चढ़ा रही है बॉडी, ताकि वो वायरस फैल ना सके। पर जो पैरासिटामोल है, उसने क्या किया है, सिग्नल तोड़ दिया है ब्रेन का बॉडी से। तो जब उन्होंने हम्म। सिग्नल तोड़ दिया है, तो क्या हो रहा है कि अब फीवर आपका सुप्रेस हो गया है, वायरस जो है आपकी बॉडी में कहीं छुप गया है। तो वायरस क्या होता है, ऐसे में तीसरी लेयर में जाके छुप जाता है सेल्स की। तो अब वायरस स्ट्रांग हो गया है, आपकी बॉडी तो ठीक हो गई है उस वक्त के लिए, लेकिन क्या आपने जो पैरासिटामोल ली उसके से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा? क्या ऐसा है कि जो जिसने फीवर की जो मेडिसिन ली उसकी उम्र बढ़ गई? या फिर इसका उल्टा है, इसके एविडेंसेस भी हैं कि जिसने मेडिसिन ली उसकी लाइफ का जो टाइम है वो घट गया, और जो टाइम बचा था वो भी उसका बीमारी में बीता। इसके एविडेंसेस हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये डॉक्टर हम्म। विश्व सर की बुक है। ये आप पढ़ सकते हैं www.vishnu.com/one question में। तो इसमें सारे हम्म। एविडेंसेस दिए गए हैं, इसमें पेशेंट्स के डाटा भी दिए गए हैं, और बहुत कुछ दिया गया है। तो इसमें आपको टोटली जो देख रहे हैं उसका लिंक भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह से एक दिल में छेद भी जिस बच्चे के होता है उसको भी भर सकती है बॉडी, अगर वो मेडिसिन बीच में ना आए। तो किस तरह से कैंसर ठीक हो सकता है अगर वो मेडिसिन बीच में ना आए। तो जी। तो अभी इसमें एक चीज जिक्र किया सिद्धांत भाई आपने कि जो दवाई है वो हमारे माइंड का और जिस पार्ट में वो बीमारी है उसके बीच का जो सिग्नल है, संबंध है, वो तोड़ देती है। इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग को वो उसका पता नहीं चल पाता है और वैसे में वो स्ट्रांग हो जाता है। तो ये पूरी बॉडी में हमारा सिग्नल सिस्टम है, इसका और क्या क्या रोल रहता है, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अगर आप बताएं, थोड़े और सरल भाषा में। क्या दवाई चली नहीं भी खाते हैं, अगर हम फिर डाइट लेते हैं, कुछ और उपचार करते हैं, तो क्या बीमारी को ठीक करने में ये सिग्नलिंग सिस्टम काम आता है? आता है तो किस तरह से काम आता है ये सिग्नलिंग सिस्टम बॉडी का? हाँ देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सारा। जैसे कि जब आपने देखा होगा प्लेन उड़ता है, जब प्लेन उड़ता है, हम्म। जितने भी प्लेन उड़ते हैं उस सब में जो सिग्नल है, अगर वो सही से काम ना करे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। जो सिग्नलिंग हम्म। सिस्टम है वहां पे कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिग्नल से बात हो रही है कि प्लेन कहाँ पे उतरेगा, किस समय कहाँ पे लैंड होगा, किस समय कौन सा प्लेन कौन से रूट पे होगा। तो सिग्नलिंग सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट है कि वहां पर वो जो पूरा सिस्टम है उसी पे डिपेंड है। ऐसे ही हमारे ब्रेन में से सिग्नलिंग सिस्टम होता है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि अब खाना आ रहा है, तो अब उसको पचाने के लिए वो जो केमिकल है वो रिलीज होंगे बॉडी में। तो हम्म। ये सब सिग्नल सिस्टम के दायरे में आता है। जैसे कि आपको सुई चुभी पैर में, तो सिग्नल भेजा वहां पे ब्रेन को कि यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ करो, ठीक करो इसे। तो ये सिग्नल सिस्टम अगर नहीं होगी किसी की बॉडी में, तो क्या होगा कि उसको सिग्नल नहीं मिलेगा, और उसका जो जो बॉडी है तो खराब हो जाएगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसको दर्द हो रहा है।
तो और जैसे इसमें और भी चीज़ें होती हैं, सिग्नल सिस्टम अगर खराब हो जाती है तो इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो सेल्स हैं उसको हमारा ब्लड एनर्जी देता है। तो जब वो ब्लड हम्म। एनर्जी देता है तो सिग्नल सिस्टम अगर खराब हो जाती है तो वो ब्लड जो है वो उस तक खाना नहीं पहुंचा सकता, सही से उसको नहीं पहुंचा पाता जो उसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस वजह से क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो चोर रास्ते से आते हैं, उसको उसका जो फूड है वो दूसरे रास्ते से चुराते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अगर कोई चोर है, मान लीजिए अगर वो कहीं पे चोरी करता है, तो क्या वो गिन कर पैसे लेगा कि कितने पैसे मेरे हाथ, गिनेगा क्या वो पैसे? बिल्कुल नहीं गिनेगा। वो क्या करेगा, वो हाथ मारेगा नोटों पे और चल देगा। तो ऐसा ही इसमें होता है, अगर सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाती है तो जो सेल्स होते हैं उनको जो न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो क्या करते हैं, चोर रास्ते जाते हैं और न्यूट्रिशन को चुराते हैं और वापस चले जाते हैं अपनी जगह पर। तो फिर वो सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी तो क्या होगा, वो ट्यूमर बनने लगेगा एक्स्ट्रा ग्रोथ की वजह हम्म। से। और क्योंकि हैरानी की बात देखिए आप कि ट्यूमर का भी सॉल्यूशन है, नेचर के पास उसका भी सॉल्यूशन है, बट उस ट्यूमर का भी एक इलाज एलोपैथी में है जिसकी वजह से वो ट्यूमर भी कैंसर बन जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक स्कैम इसको आप कह सकते हैं कि किस तरह से इंसान को उसी की बीमारी में उलझा के रखा जाए कि कैसे कैसे उसको मतलब उसी बीमारी में उलझा दिया जाता है पूरी तरह से कि ट्यूमर हो गया। ट्यूमर का फिर जो डायग्नोस्टिक होगा, उस डायग्नोस्टिक की वजह से ही जो ट्यूमर है वो फैल जाता है बॉडी में, फिर वो कैंसर बन जाता है, फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से कैंसर भी हो सकता है, सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से इंसान की याददाश्त भी चली जाती है। जैसे कि आप कुछ बुजुर्ग लोगों को देखेंगे तो आप देखेंगे उनकी याददाश्त चली जाती है। तो हम्म। मैंने ये देखा है हमारे पेशेंट्स में जो 20-20 साल से जो मेडिसिन ले रहे थे, मान लीजिए वो 50 साल के थे और वो मेडिसिन ले रहे हैं, अब वो 70 साल के हैं, तो आज वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे कि ये मेरा बेटा है या नहीं। तो उनकी सिग्नल सिस्टम इस हद तक खराब हो चुकी है कि उनकी याददाश्त भी जा चुकी है कि ये तो मेरा बेटा है, तू कौन है? वो अपने बच्चों को देख के ऐसे बोलते हैं कि तू कौन है? क्योंकि मेडिसिन से ही उनकी सिग्नल सिस्टम खराब हो चुकी है। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि जो उनकी 50 से 70 की लाइफ बीती है वो भी पेनफुल बीती है। और जो उम्र थी उनकी, मान लीजिए उसकी उम्र 100 साल थी, वो 70 हो गई। एक तो उम्र भी कम हो गई और जो टाइम था वो भी उनका बीमारी में बीत रहा है। हाँ, बस इतना हो रहा है कि उस समय के लिए वो एक नशा चढ़ा की वजह से वो जो सिम्पटम है वो पता नहीं चलता। जैसे कि बिल्कुल वाइन होती है, जैसे कि आप वाइन होती है वो क्या करती है, उस वक्त जब आप मारते हैं एक जिनने ड्रिंक कर रखी है उसको तो दर्द नहीं होता। ऐसे ही मेडिसिन के केस में भी होता है सेम, और कोई रोल नहीं है इसका। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत जानकारी दी सिद्धांत जी आपने। तो दर्शक अब समझ पा रहे होंगे कि आपकी 2 मिनट की लापरवाही से कि जो इंस्टेंट रिलीफ के चक्कर में आकर के जितने भी पेन किलर्स या जो पैरास्टामोल लेकर के आप अपने आप को रिलीफ पाने के लिए जोखिम जो लेते हैं, वो जोखिम की कितनी गंभीरता हो सकती है वो अभी सिद्धांत जी ने आपको बताने का प्रयास किया। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण भी ये दवाइयां बन सकती हैं। तो चलिए सिद्धांत जी, अगर हम इससे आगे बढ़ें और अब मान लिया जाए कि ठीक है, अब हर बीमारी को एकदम से दवाइयों से सही करने की बजाय अब हमने दवाइयां नहीं लेनी है, लेकिन अब ठीक तो होना है भी। हर व्यक्ति चाहता है कि अगर वो बीमार हो जाए तो वो ठीक हो जाए। अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, पहला स्टेप मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि दवाइयां यदि वो ना लें तो क्या उनके पास ऐसे अल्टरनेटिव हैं जो डॉक्टर साहब के प्रोटोकॉलों में से भी चाहें आप बताना चाहें। वैसे तो डॉक्टर विश्वरूप जी बहुत सारे प्रोटोकॉल की मदद से लोगों को, जो लाखों करोड़ों लोगों को ठीक कर चुके हैं, उनमें से मैंने खुद देखा है कि वो दवाइयां नहीं लेते हैं। लेकिन अब चूंकि उनके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, उनमें से मैं चाहता हूं कि आपने जो अब तक अध्ययन किया है या जो अपने मरीजों पर आपने अप्लाई करके देखा है, सबसे पहले फर्स्ट एड के तौर पर या एक सबसे बढ़िया जो दर्शक कर भी पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रोटोकॉल को करने में उनको दिक्कत भी रहती है, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल अपनाएं जैसे ही किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं हमारे दर्शक या कोई भी मरीज? सिद्धांत जी। देखिए, इसके लिए जो डॉक्टर विशुभ सर की डीआईपी डाइट है, वो क्यों उन्होंने डीआईपी डाइट को क्यों बनाया है, इसको समझने की जरूरत है हमें कि डीआईपी डाइट की जो क्वांटिटी है, कई बार लोग पूछते हैं चीज कि इतने सारे फल कोई कैसे खाएगा, उसको तो पेट ही भर जाएगा। पर इसके पीछे एक लॉजिक है डीआईपी डाइट के पीछे। वो लॉजिक ये है कि आपको कितना न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा आपको मिल पाए। क्योंकि 1950 में एक स्टडी हुई थी कि जैसे मान लीजिए किसी को फीवर हो जाता है, तो उसके लिए एक स्टडी हुई थी कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो वहां से निकल करके आया, वो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया
ये भी एविडेंसेस आपको बुक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया। तो उन्होंने बताया कि विटामिन सी की हैवी डोज दी जाए, अगर हैवी डोज दी जाए विटामिन सी की, तो 3 दिन के अंदर फीवर ठीक हो सकता है। तो जी। ये जो डिस्कवरी थी, ये एक स्टडी है और ये इसका मेडिकल जर्नल में भी है ये। तो इसमें पता लगा कि विटामिन सी की हैवी डोज ठीक कर सकती है। तो इसमें यही चीज़ है कि एक तो डीआईपी डाइट में विटामिन सी की हैवी डोज है, और दूसरी चीज़ इसमें सनलाइट का रोल बहुत बड़ा है। देखिए जो जी। घोड़ा होता है उसके पैर कितने स्ट्रांग होते हैं आप देख सकते हैं। घोड़ा सही क्या बात है। खाता है, घोड़ा घोड़ा घास खाता है, और उसके जो घास में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट से बनता है। तो सनलाइट का रोल इतना बड़ा है जिसको लोग हल्के में लेते हैं कि सनलाइट तो चल छोड़ना, डे बाई लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। बट सनलाइट का रोल बहुत ही बड़ा है। लोग इसको समझने की जरूरत है कि सनलाइट का क्या रोल है, क्योंकि सनलाइट से बहुत चीजें हैं जो सनलाइट, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सनलाइट। विटामिन डी को नहीं सिर्फ पूरा करती, कुछ लोग को लगता है कि ये विटामिन डी को पूरा कर रही है सिर्फ, वो बहुत सारी चीजों को पूरा करती है। और मैंने तो ये देखा है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ना तो डीहाइड्रेट लेते हैं ना तो कुछ करते हैं, पर वो सनलाइट से ही क्योर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। इसलिए डॉक्टर विश्वरूप सर ने इसको एक रोल दिया है बहुत बड़ा कि आपको 1 hour 30 minutes सनलाइट डेली लेनी है। और जो डीआईपी डाइट है इसमें जो आधा किलो फल है, जैसे कि मान लीजिए आपका वेट 60 ग्राम है, 60 kg है, तो आपने 600 ग्राम फल लिए, तो उसका यही रोल है कि आपके वेट के हिसाब से आपकी बॉडी में उतना न्यूट्रिशन पहुंच जाए कि आपको जोड़ना ना पड़े, उतना विटामिन सी डेली का पहुंच जाए। तो इसका यही रोल है कि जो आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसका उसके थ्रू, इसमें नट्स भी हैं, इसमें चने भी हैं। तो ये डाइट पूरी बैलेंस्ड है अगर लोग इसे सही से लें। और जो रही बात कि पेट भर जाता है, देखिए इसमें क्या होता है ना कि पेट शुरू में लगेगा आपको कि पेट भर रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा ना, आपको और भूख लगने लगेगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था शुरू में तो ऐसा होता है कि यार बहुत खा लिया, पेट भर गया, तो फिर लेकिन बाद में क्या होगा, आपको भूख लगने लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, आपकी किडनी अच्छे से काम करने लगेगी और अच्छे से काम करने लगेगी। बल्कि डीहाइड्रेट से किडनी डायलिसिस बंद हो जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स की मैंने देखे हैं बंद होते हुए। और ये इसमें इसका रोल है, किसी क्वांटिटी का ये रोल है कि आपको सही तरीके से पूरे विटामिन दिए जाएं, मिनरल्स दिए जाएं। और नारियल पानी का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो जो वाटर है वर्ल्ड का बेस्ट वाटर है हमारे लिए। एक तो ये आरओ का है जो जिसमें केमिकल होता है, जिसको लोग अच्छा मानते हैं, ज़्यादातर लोग इसको अच्छा मानते हैं, उसकी वजह से कई बीमारी लगती है लोगों को। तो इसमें यही चीज़ है, जो डीहाइड्रेट है उसकी क्वांटिटी का यही रोल है। जी। तो बहुत बढ़िया, मतलब जितनी भी लाइफस्टाइल डिसीज हैं उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है डीआईपी डाइट। वैसे तो अगर इसके बारे में हमारे दर्शक पहले से ही जानते होंगे। उसके साथ साथ जो अभी सिद्धांत जी ने कुछ और चीजें एडिशन करने के लिए कहा, चाहे वो नारियल पानी हो, तो ये तो चलिए लाइफस्टाइल डिसीज के लिए हो गया कि हाँ लॉन्ग टर्म आप इसको करेंगे तो बिना दवाइयों के आप क्योर हो जाएंगे, और वो मैंने देखे भी हैं। लेकिन अब कुछ इंस्टेंट रिलीफ वाली भी कुछ इमरजेंसीज होते हैं, अब हम उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ही बात आ जाती है दर्द। अब दर्द एक ऐसी चीज है कि जैसे ही व्यक्ति के बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो, अब उससे दर्द होता नहीं सहन, अब उस दर्द में किसी भी तरीके से उसको रिलीफ मिल जाए। इस वजह से सबसे ज्यादा जो हॉस्पिटल या एलोपैथी की तरफ भागने का जो कारण है वो सबसे बड़ा यही है कि लोग सह नहीं पाते हैं दर्द, और दर्द मिटाने के लिए ले लेते हैं पेन किलर। उस समय उनको नजर नहीं आता कि भविष्य में क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, जो आपने बताए अभी कि दवाइयों से क्या क्या हानियां हो सकती हैं, लेकिन उस समय दिमाग में नहीं रहती हैं जब इतना दर्द हो रहा होता है। क्या हमारे पास कुछ ऐसा अल्टरनेटिव रहेगा कि हाँ बॉडी में कहीं पर भी कहीं दर्द हो रहा हो तो हम रिलीफ तो पा लें उस दर्द से, लेकिन बिना दवाइयों के? कोई ऐसा सुझाव देखिए, दे पाए जी? हाँ मैं बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें देखिए जैसे कि आपके मान लीजिए पेन हो रहा है कहीं पर भी, तो जो पेन है अगर आप पेन किलर लेंगे, पहली बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उससे जो एहसास खत्म हो जाएगा, सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो जाएगी। जी। और इसका जो रिलीफ है इसमें क्या है ना, आपको थोड़ा तेज धूप, थोड़ा सा तेज, जैसे कि आपको मान लीजिए आपके नी में पेन है, तो आप घुटना दिखाइए धूप में, थोड़ा सा तेज धूप में बैठिए, उससे क्या होगा, गर्म सिकाई भी होगी और जो धूप तो आपको लेनी है वो भी होगा, इससे दो काम हो जाएंगे एक साथ। तो यहाँ पर ये नुस्खा है कि थोड़ा सा तेज धूप लीजिए उस टाइम पर जब आपके पेन है। और जो दूसरी चीज है वो है हॉट फॉर्मेंटेशन, गर्म सिकाई, वो आप कर सकते हैं। तो इसमें ये दो चीजें हैं। और जो जब आप धूप में बैठे हैं तो एलोवेरा जेल लगा के बैठिए,
जहाँ भी आपके पेन है। तो उससे क्या होगा, विटामिन डी को सोखने में मदद करेगा एलोवेरा जेल। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि एलोवेरा जेल आपको प्लांट से ही लेना है, कंपनी का लेंगे तो वो उल्टा रिएक्ट करेगा, ठीक होना होगा जी उसकी जगह और खराब हो जाएगा। तो ये चीजें देखने वाली है। जो भी लोग डॉक्टर विश्व सर को गहराई से जानना चाहते हैं ना, वो ये बुक जरूर पढ़े जो मैंने बताई, ये वन जी। क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। क्योंकि हम्म। डॉक्टर एक तो जैसे एक तबका है जो डॉक्टर विश्व सर को जानता है, बट वो फिर भी मेडिसिन खाता है। बट एक तबका ऐसा है जो पूरी तरह से डॉक्टर विश्व सर को समझ पाया है। तो वो जो एक तबका है, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार ये बुक जरूर पढ़े और डॉक्टर विश्व सर को ध्यान से जाने कि उन्होंने किस तरह से एविडेंसेस दी हैं। जितने भी लोग बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं जो एविडेंस दे। लेकिन डॉक्टर विश्व सर एविडेंस के साथ ही बात करते हैं। अगर एविडेंस नहीं होगा तो बात नहीं करेंगे। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़े मेडिकल जर्नल्स के उन्होंने एविडेंस दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सही बात है, मैंने भी ऑब्जर्व किया सिद्धांत जी की कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब को सुनते हैं, काफी मेरे चैनल के माध्यम से भी लोगों ने सुना है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण है कि वो लोग फॉलो नहीं कर पाते, या तो वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं डॉक्टर साहब को, या फिर शायद उनको जो जो अध्ययन करने का एक्चुअल तरीका है वो शायद आधी अधूरी वीडियो देख करके वो निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं, और यही कारण है कि उनको पूरी जानकारी नहीं है, तो वो शायद उनको लाभ भी नहीं हो पाता होगा। तो उसके लिए जो सिद्धांत जी ने बताया है कि वन क्वेश्चन सेव योर लाइफ, वो बुक है, उसके अलावा और भी कई सारी बुक है, अगर आपको पढ़नी होंगी तो फ्री में भी डॉक्टर साहब उपलब्ध कराते हैं पीडीएफ, विश्वरूप.com पर जाकर के जितनी भी पीडीएफ आपको चाहिए बुक्स की वो पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, समय निकालना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको दवाइयों से बचना है, खुद का डॉक्टर बनना है, खुद से ही ठीक होना है, तो जीवन जीने के लिए कुछ वक्त तो आपको निकालना होगा। शॉर्टकट किसी चीज का अगर आप ढूंढेंगे तो यही होगा कि आप आधी आधी अधूरी वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मुझे डीआईपी डाइट से असर नहीं हुआ, या मुझे बहुत सारे और प्रोटोकॉल है मेरे पास आते हैं कुछ रिस्पॉन्स। कुछ लोगों को तो अभी इतनी कंफ्यूजन ही है बहुत सारी चीजों को लेकर के, तो वो सारे मेरे ख्याल से कंफ्यूजन डॉक्टर साहब से पूछने की बजाय उनकी किताबों से भी खोजे जा सकते हैं, जैसा कि सिद्धांत जी भी बता रहे हैं, इन्होंने भी इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया, तो मेरे ख्याल से एक आम आदमी भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं सिद्धांत जी, जरा मैं चाहूंगा एक, जब डीआईपी डाइट की बात होती है सब लोग जानते हैं इसके लाभ, और बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने खुद ने भी, जैसे अभी आपके साथ जो बताया कि आप कैसे जुड़े थे डॉक्टर साहब की मदद से, बिल्कुल लगभग लगभग सेम कंडीशन मेरी थी। मैंने खुद भी डीआईपी डाइट को फॉलो करने के बाद उसके चमत्कार कम से कम 3-4 साल पहले ही देख लिए थे, अब से 3 साल पहले। अब क्या है कि कुछ क्वेश्चंस रहते हैं डीआईपी डाइट को अभी भी, खासकर वो लोग जो आयुर्वेद में काफी रुचि रखते हैं, कि जो डॉक्टर साहब डीआईपी डाइट के साथ साथ कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। पैक्ड फूड अवॉइड करना है, ठीक है, उस पर भी हालांकि हम आएंगे बाद में। नॉन वेज की जब बात आती है या एनिमल फूड की, तो नॉन वेज तक तो ठीक रखता है कि मांस मछली मत खाओ, सब लोग एग्री हो जाते हैं। जब दूध को भी जब डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये भी एनिमल प्रोटीन है, ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसके पीछे या तो शायद वो थोड़ा कंफ्यूजन है बना हुआ लोगों के बीच में, कि इसको लेकर के अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि डॉक्टर साहब दूध को मना करके बहुत बड़ी गलती करते हैं, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है डॉक्टर साहब की बात में। अब चूंकि आपने भी बहुत सारे प्रोटोकॉल को जब देखा है, इस किताब को भी आपने पढ़ा है, आजमाया भी होगा खुद पे भी और मरीजों पर भी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि पहले तो सीधा से प्रश्न यही है कि सच में दूध हमें पीना चाहिए या नहीं, और अगर आप भी मानते नहीं पीना चाहिए, इसके पीछे की वजह थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। हाँ देखिए, मैं बताता हूँ इसका। इसमें क्या है कि दूध, जैसे कि एक गाय का बच्चा है, जो गाय का दूध है वो गाय के बच्चे के लिए, उसका जो केमिकल केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, वो उसी के लिए है। अगर आप देखेंगे उसका केमिकल, तो जी। उसका केमिकल उसी की बॉडी में डाइजेस्ट हो सकता है, क्योंकि वो गाय के बच्चे का दूध है। गाय के गाय का दूध है गाय के बच्चे के लिए, इंसान ठीक का है। दूध है इंसान के बच्चे के लिए। तो वहां तक तो दूध ठीक है। जो इंसान बच्चा माँ का दूध पी रहा है, जो गाय का जो बच्चा है, वो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही, पर फिर भी वो आंधी तूफान में बड़ा हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ दूध के सहारे। तो यहाँ जी। देखा जाए तो दूध बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए दूध ही सब कुछ है, उसकी माँ का। लेकिन हम्म। दूसरी तरफ जो हम दूसरा का दूध पी रहे हैं, जैसे कि हम गाय के दूध हम पी रहे हैं, क्योंकि उसका केमिकल कॉम्बिनेशन अलग है, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। पहली बात तो ये कि जो दूध है, अगर आप डिहाइड्रेट नहीं भी लेते हैं, अगर आप दूध छोड़ देते हैं ना, तो आपकी 40% प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। और इसके जी। एविडेंसेस हार्ट माफिया जो बुक है डॉक्टर साहब की, उसमें दिए गए हैं। हम्म। तो इसके एविडेंसेस भी दिए गए हैं। मेडिकल जर्नल्स में इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो सर की किताब में ऑलरेडी हैं।
सर ने सब कुछ एविडेंस दिए हुए हैं अपनी किताबों में, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि दूध का इतना रोल है कि अगर दूध आप छोड़ देते हैं तो 40% आपकी बीमारी अपने आप ठीक होने लगती है। ये चीज़ मैंने देखी है। और दूध से एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग एसिडिटी होती है वो डिहाइड्रेट भी फॉलो करते हैं और वो बहुत कुछ करते हैं, पर क्या होता है कि वो दूध भी पीते हैं। तो एक दूध बहुत बड़ा रोल बनता है। दूध ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रिगर करता है, जिससे कि अपनी इम्यूनिटी हमारे को ही मान्य रखती है। तो दूध का तो रोल बहुत बड़ा है। दूध तो नहीं पीना चाहिए, एविडेंसेस यही बताते हैं। और जो नेचर है वो भी ये बता रहा है, क्योंकि जो गाय का जो बच्चा है वो बड़े होकर के तो दूध नहीं पी रहा ना, और वो पूरी तरह से फिट है। तो वो फिट कैसे है फिर, अगर दूध की जरूरत है सच में तो। हाँ, लेकिन बचपन में उसने दूध पिया है, तो ऐसे इंसान के लिए भी है और इसके एविडेंसेस भी हैं। तो यही है, इसमें दूध तो नहीं पीना चाहिए और इसके एविडेंसेस हैं। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए देखिए, चर्चा करने को वैसे बहुत सारे विषय हैं और आपके अंदर अंदर भी जो ज्ञान का भंडार है बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे भी सुनते हुए, जानकारी लेते हुए, दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अभी चूंकि थोड़ी सी हमारे इस लाइव की तो समय सीमा है कि हम थोड़ा सा जल्दी समाप्त करेंगे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उसी बीच, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे आप ही की तरह मतलब बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स भी है जो बहुत पुराने हैं, डॉक्टर साहब को फॉलो करते हैं, कुछ नए भी जुड़े हुए हैं। आप डॉक्टर साहब जितने भी वीडियोज या प्रोटोकॉल बताते हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी वीडियो देखते हैं तो कुछ कंफ्यूजन या कुछ ज्ञान उनका अधूरा रह जाता है। वो मेरे पास बहुत सारे मैसेज या कॉल्स आते हैं कि सुमित जी जरा डॉक्टर साहब से ये पूछ के बताना या वो पूछ के बताना, बहुत सारे उनके प्रश्न रहते हैं। मैं चाहता हूं चूंकि आपने इतने ज्यादा डीप तरीके से डॉक्टर साहब के ही सभी प्रोटोकॉल को अध्ययन किया है और उनका उपयोग भी किया है, क्या आप मदद कर सकते हैं हमारे दर्शकों की भी कि वो यदि चाहें तो डीआईपी डाइट के बारे में कुछ उनका डाउट बाद में आता है या जब भी, तो वो आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल करके या कॉल पर आपसे कंसल्टेशन लेना चाहें, चाहे वो अपनी बीमारी को भी, जैसे अब डॉक्टर साहब उनके जितने भी प्रोटोकॉल है उनका हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर पे जब हम यूज कर रहे होते हैं तो कुछ एक दो कंफ्यूजन निकल के आते हैं, यदि उनका कोई दूर कर दिया जाए तो हम खुद से ठीक हो सकते हैं। क्या उस समय आप गाइड कर सकते हैं? एक मैं ये भरोसा चाहता हूं कि आप अगर हमारे दर्शकों को दें, ताकि जितने लोग अभी तक डॉक्टर साहब को फॉलो कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं वो मजबूती से उनको फॉलो करें, और यदि कोई हेल्प की आवश्यकता हो तो सीधे उनको आपका मार्गदर्शन मिल जाए। अब बताइए सिद्धांत जी। हाँ, ज़रूर, मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूँ। तो और बाकी मैं दिल्ली में हूँ, अगर कोई जैसे मुझसे ऑफलाइन चाहे तो दिल्ली में मुझसे ऑफलाइन भी मिल सकता है। क्योंकि जो मैं इसलिए ये चीज़ करता हूँ, क्योंकि जो डीआईपी डाइट है ना, इसको लोग फॉलो तो कर रहे हैं, बट इसमें कुछ लोग गलतियाँ कर रहे हैं बहुत बड़ी-बड़ी, जो जिसकी वजह से डीआईपी डाइट काम नहीं कर पा रही है। तो मैं थोड़ी-सी यहाँ पे बता देता हूँ आपको वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं लोग। जैसे कि कुछ लोग हैं वो सैलेड को खाने के बाद खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इफेक्ट भी उल्टा ही होगा। इफेक्ट उल्टा जी। होगा इसका, जो सैलेड है वो फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान कर जाएगी आपको। क्योंकि जो लेयर है, पहली लेयर में सैलेड को बिछाना है, जो पहली जो हाँ। लेयर है ना स्टमक की, उसको सैलेड को बिछाना है, फिर ऊपर से खाना आएगा। बट लोग खाना पहले खा लेते हैं फिर सैलेड खाते हैं। और लोग चाय पी रहे हैं, फ्रूट्स के आसपास चाय पी रहे हैं, उससे क्या होगा, एसिडिटी और ज़्यादा होगी। तो इसमें कुछ लोग गलतियाँ करें, तो उसके लिए आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। देखिए हाँ, ये जो पॉइंट बता रहे हैं ये हालांकि मैं पूछ नहीं पाया, लेकिन सच में जबरदस्त है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सलाद खाने में भी, अब वो पूरी तरह से नहीं खाना चाहते तो लोग खाने से पहले खाएं या बाद में खाएं। रात में जैसे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, लेकिन कुछ लोगों की ड्यूटी रहती है जो रात में ही आ पाते हैं 9-10 बजे के बाद, फिर वो कंफ्यूजन में है कि अब यार डीआईपी डाइट कैसे फॉलो करें। तो वैसे तो कर मैं इस लाइव में भी क्वेश्चन और भी पूछूंगा, वो उससे पहले इसी तरह के अगर कुछ भी प्रश्न रहेंगे डीआईपी डाइट से रिलेटेड, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख ही रहा है सिद्धांत जी का, आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप या जो भी कुछ कर सकते हैं। हालांकि मेरे ख्याल से अभी नॉर्मली हम अगर फ्री में भी इस तरह से कंसल्टेशन देंगे तो थोड़ा सा बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए भी कॉल कर लेते हैं, तो टाइम पास की बजाय जिनको आवश्यकता हो थोड़ा सा वही कोशिश करें कि इनको कॉल या व्हाट्सएप करें, ताकि इनका भी समय सदुपयोग हो पाए और उनको ही ये मदद कर पाए जिनको मदद की आवश्यकता है। उसके लिए मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ चार्ज भी रखा है, अगर वो कंसल्टेशन लेते हैं काफी लंबे समय तक ले सकते हैं। चार्ज वगैरह कुछ हो तो सिद्धांत जी मैं चाहता हूं कि आप अपने मुंह से ही बता दें, ताकि दर्शक आपको पे करके ही चाहिए लेकिन आपका मार्गदर्शन व्यक्तिगत रूप से ले पाए। हाँ, मेरा कंसल्टेंसी चार्जेस 200 रखा हुआ है मैंने, तो जी। यही मेरा चार्जेस है। तो 200 रुपए देने होते हैं किसी भी मरीज को, चाहे तो बीमारी से रिलेटेड कुछ जानकारी लेनी हो या किसी भी प्रोटोकॉल से रिलेटेड, आपको ये एक प्रकार से हेल्थ एजुकेटर है तो आपको एजुकेट करते हैं। 200 रुपये कब तक के लिए वैलिड होते हैं सिद्धांत जी? ये और बताइए। ये 1 वीक। 1 वीक के लिए वैलिड होंगे, इनकी 1 हफ्ते तक आप डेली
कितने भी घंटे या मेरे ख्याल से जब जब आपको आवश्यकता रहे, सिद्धांत जी से बात कर सकते हैं फोन पर, व्हाट्सएप पर। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो स्पेशल तरीके से आप देखते हैं, और उन बीमारियों को लेकर के आप चाहेंगे कि दर्शक इस बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो मेरे पास जरूर आए, ताकि मैं उनको बहुत जल्दी रिकवर कर पाऊं। देखिए, नी पेन जैसे हो गया, नी पेन हो गया, हेडेक हो गया, और ठीक है। डायबिटीज हो गई, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, तो ये चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से और बता पाता हूँ। ठीक है, तो ले दे करके ज्यादातर जो लाइफ स्टाइल डिसीज है डायबिटीज टाइप की, तो उनको लेकर के यदि आपके परिवार में आप कहीं पर ग्रसित हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर देखिए एक छोटा सा प्रश्न की मैं बात करूं डीआईपी डाइट से रिलेटेड ही चलते चलते, तो अभी डॉक्टर साहब ने जो डीआईपी डाइट का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है उसमें बहुत सारी बातें वैसे उन्होंने वैज्ञानिक तथ्य रखे हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक तथ्य मैं आपसे जानना चाहता हूं टाइमिंग को लेकर के, क्योंकि ये आज के युवा के साथ, तो युवा हो या हमारे जो कार्य कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं खासकर प्राइवेट, उनके साथ एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि वो शिफ्ट वाइज उनकी जॉब होती है। किसी की दोपहर से लेकर के रात तक होती है, किसी की रात से लेकर के सुबह तक होती है, और उनकी रोटेट भी होती रहती है, हर हफ्ते या हर महीने बदलती भी रहती है। अब वो ऐसे में अगर चाहें कि डीआईपी डाइट को फॉलो करें, तो कितनी उनकी डीआईपी डाइट इफेक्टिव होगी? एक तो जो नॉर्मल दिन में फॉलो करते हैं वो तो लोग करेंगे ही, लेकिन जो रात में देर सवेर आते हैं, क्या वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं? अगर वो फॉलो करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें, कितना असर करेगी, वो जरा बताइए, जो लोग दिन में फॉलो नहीं कर सकते डीआईपी डाइट को। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें क्या होता है कि मेरे ऐसे कई सारे पेशेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं डाइट, और वो रात में लेट आते हैं। तो हम्म। इसमें क्या होता है कि जो आप दिन में ले रहे हैं वहाँ तक तो डाइट काम कर रही है, पर जब आप रात को फूड ले रहे हैं तो देखिए, बॉडी को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस टाइम पर क्या कर रहे हैं। बॉडी तो अपने हिसाब से ही काम करेगी। जो आप अगर आप लाइट में, सनलाइट में फूड खाते हैं, जैसे कि जब तक रोशनी है तब तक खाना खाते हैं, तो उस वक्त तक बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है। लेकिन अगर आप 8 बजे खा रहे हैं, 9 बजे खा रहे हैं, तो बॉडी उस वक्त डाइजेस्ट नहीं करती, उसको डिपॉजिट कर लेती है, किसी न किसी रूप में वो आपको हार्म ही करने वाला है। तो इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं होने वाला, ये तो पक्का है, क्योंकि ये तो बॉडी का रूल है, कुदरत का नियम है, तो इसको तो हम नहीं कर सकते डिनाई। तो अगर हम रात को खा ही रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो होने ही वाला है, और बाकी जो हमने सुबह खाया है उसका पॉजिटिव भी होने वाला है। तो आपस में ये दोनों टकराने वाले हैं। अगर आप पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो सिर्फ फायदा होने वाला है, बट अगर आप दोनों फॉलो कर एक गलती भी कर रहे हैं तो ये टकराने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव होगा, कुछ नेगेटिव होगा। तो इतना ही है इसमें, ये चीज़ है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शानदार। मैं चाहता हूँ वीडियो इस कार्यक्रम का अंत करते हुए आखिरी संदेश आपका, जो खासकर सलाह देना चाहें सभी दर्शकों को, यदि उन्हें सुरक्षित रहना है, रोग मुक्त रहना है, निरोगी रहना है, फिट रहना है, क्या टिप्स देना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों को? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपको ये बताया जाता है बीमारियों के बारे में, मुझे तो हँसी हम्म। आती है कि मतलब बीमारियों को इतना बड़ा करके दिखाया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि बॉडी बड़ी से बड़ी बीमारी को आसानी से ठीक कर लेती है। कैंसर, डॉक्टर विशुक सर की बुक में साफ-साफ लिखा हुआ है, जो मेडिकल जर्नल्स में भी दिया हुआ है, कि अगर ये जो कीमोथेरेपी है इसका इस्तेमाल ना किया जाए, तो बॉडी अक्सर कैंसर को खुद ही ठीक कर लेती है। ये एविडेंसेस हैं, अक्सर ठीक कर लेती है। अगर वो कीमोथेरेपी ना कराए, अगर वो कीमोथेरेपी करवाते हैं, उसकी वजह से वो कैंसर और ज़्यादा फैलता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बस ये समझने की बात है कि आप किस तरह से इसको देखते हैं। अब आप अगर नेचर से जुड़ेंगे तो आप ठीक हो ही जाएँगे। और रही बात डिस्कम्फर्ट की, जैसे कि कोई तकलीफ हो रही है, वो भी कुछ समय तक चलता है, वो भी ठीक हो जाता है, अगर आप डाइट पे रहते हैं तो। और उसके लिए भी बहुत चीज़ें हैं, सर का ग्रैड सिस्टम आ चुका है, जिसमें कि हम्म। पोस्चर का रोल है। पोस्चर का रोल बहुत बड़ा है, जैसे कि अगर कोई झुक के बैठा है, तो उसकी ब्लड ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होती है, तो पोस्चर का रोल बहुत बड़ा है। हीट, ग्रेविटी, तो ये सब चीज़ें आपको परमानेंट रिलीफ भी दे सकती हैं। तो परमानेंट रिलीफ भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नेचर के पास कुछ नहीं है, नेचर बहुत बड़ी चीज़ है। जो आज ट्रेंड चला रहा हो, क्या वो आपकी बॉडी को ठीक नहीं कर सकता? ये सोचने की बात है। बिल्कुल, चलिए बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। हालांकि हम और कार्यक्रमों में मिलते रहेंगे, और आज चूंकि एक ओवरऑल हमने कॉन्सेप्ट समझा दवाइयों का और बीमारियों का क्या संबंध है, दवाइयों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे कुछ वीडियो में हम कुछ पर्टिकुलर बीमारियों को लेकर के भी चर्चा करेंगे, ताकि हर एक बीमारी में किस तरह से डीआईपी डाइट काम करती है वो भी हम समझेंगे। फिलहाल तो इस कार्यक्रम का यहीं पर अंत करते हैं, और जितने भी दर्शक इस लाइव से जुड़े या बाद में जुड़ेंगे, उन सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और सिद्धांत जी आपने भी अपना कीमती समय निकाल करके जो महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।